हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको क्लास 10th की ग्रामर पढ़ाएंगे। और ग्रामर में पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ये हमारे जीवन में और हमारी कक्षाओं में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रामर की सबसे पहली बात यह है कि ये हमारे हर क्लास की एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे हम ना चाहते हो भी पीछा नहीं छुटा सकते। लेकिन बच्चे इसे हल्के में ले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर फेल हो जाते हैं या उनको परेशानियां आती हैं, खासकर 12th के बाद। क्योंकि 12th के बाद सभी क्लासेस में अंग्रेजी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल करती है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो टेंस के बारे में सबसे पहले बताएं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है पास्ट टेंस, जो हमारे कार्य को दर्शाता है कि ये हमारा वर्तमान में, यानी कि अभी। अभी का मतलब बिल्कुल एकदम करंट सिचुएशन से पहले कार्य हो चुका है। और प्रेजेंट, जो हमारा वर्तमान में चल रहा है, बिल्कुल करंट, जो वर्तमान में चल रहा है। और फ्यूचर, जो भविष्य में होगा। इसके बारे में पहचान में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। जैसे किसी कार्य को देखकर लगे कि हाँ ये वर्तमान का है, लेकिन उसमें महसूस हो कि कार्य हो चुका है, लेकिन वो पास्ट में जाता है। जैसे कहीं कहीं एक वाक्य मिल जाएगा, उसने अपना कार्य कर दिया, लेकिन लगेगा कि आपको इसमें ना ही तो था या ना ही कोई ऐसा वर्ड जिससे कि महसूस हो कि ये पास्ट का है, लेकिन ये कार्य हो चुका है। जो हमें वाक्य पढ़ने से ही पता चल रहा है कि कार्य हो चुका है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि पीछे था या थी या थे ईटीसी ऐसा कोई वाक्य आए जो ज़्यादा पहली नज़र में ही पता चल रहा है कि कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है। इसलिए हम इस वाक्य को बनाते समय पास्ट में लेकर बनाएंगे, ना कि प्रेजेंट में। लेकिन आपने कहीं भी पढ़ा होगा, जब हम टेंस को शुरू करते हैं तो पहले उसे वर्तमान में पढ़ते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको प्रेजेंट से ही शुरू करूँगा, ताकि आपकी समझ में थोड़ा जल्दी आए और ज़्यादा अच्छे से आए। हाँ तो बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को 3 पार्ट और मुख्य पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला इसका आएगा एफर्मेटिव। एफर्मेटिव, और इस बार एफर्मेटिव के पीछे हम टेंस नहीं लगाएंगे, बल्कि सेंटेंस लगाएंगे। क्योंकि टेंस एक पूरा होता है और सेंटेंस उसके पार्ट होते हैं, जो कि टेंस होता है। और सेंटेंस की स्पेलिंग में ध्यान रखना, TENC आएगी, ना कि ऐसी आएगी, जैसे कुछ बच्चे कर देते हैं गलती। दूसरा आएगा नेगेटिव, जिसे कहते हैं नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस। और थर्ड पे हमारा आएगा इंटेरोगेटिव। सेंटेंसेस। अब सभी जो वाक्य हैं, ये पहले दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जो सिंगल टाइप होते हैं, यानी कि सिर्फ एक एक प्रकार के होते हैं, ना कि दूसरी तरीका के। लेकिन इंटेरोगेटिव ही अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं। अब मैं इनको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पहले होते हैं जिन वाक्यों के शुरू में
कोई भी इंटेरोगेटिव शब्द आए, और इंटेरोगेटिव शब्द मैं लिखवा दूंगा एक साथ ही। क्या शब्द आए, और इसकी सबसे खास पहचान है, और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, जो इसकी मुख्य पहचान है इंटेरोगेटिव की। अगर किसी वाक्य के शुरू में क्वेश्चन मार्क वाला शब्द आए, लेकिन पीछे यानी कि सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क वाला अंत में क्वेश्चन मार्क वाला शब्द आएगा किसी भी सेंटेंस में, अगर वह क्वेश्चन मार्क वाला शब्द नहीं है कुछ वाक्यों में, लेकिन शुरू में क्या क्यों जो भी इंटेरोगेटिव वर्ड है अगर वह आ रहा है, तो इसका मतलब है वो इंटेरोगेटिव वाक्य नहीं है, उस वर्ड का मतलब कुछ और ही है। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे टाइप पे। ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्या क्यों कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए, ये वाला चिन्ह। तो बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए और बीच में ये जो वर्ड आएगा प्रश्नवाचक, ये अधिकतर तब आएगा वर्ब के बाद, जिसको मैं अभी उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का पहला पार्ट होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब इनकी एक मुख्य पहचान होती है कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य कार्य को वर्तमान में होता हुआ प्रतीत होता महसूस कराते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए या कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जो बनाने आसान हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं उसका फॉर्मूला लिखवाता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की सभी बच्चों को पता होगी, जो कार्य को करने वाला होता है, यानी कि जिसके द्वारा कार्य हो रहा होता है, वह सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी को पता होगी, जो कार्य हो रहा है और उस होने की जो प्रक्रिया है वो होती है हमारी वर्ब, और उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे एस या ई एस। और एस या ई एस लगाने का एक मुख्य तरीका यह है कि ये सिर्फ एक वचन के साथ लगेगा, ना कि बहुवचन के साथ। अगर हमारा बहुवचन में कोई सेंटेंस आता है, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट हमारा बहुवचन में है, तो उस सेंटेंस को बनाते समय हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ना कि एस या एस लगाएंगे। इसलिए मैंने इसे कोष्टक में बंद कर दिया है, जो आपकी पहचान के लिए ज़्यादा आसानी होगी। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी लगाएंगे, और ईटीसी में रखेंगे हम टाइम। अगर टाइम किसी भी सेंटेंस में आता है तो उसे हमेशा ईटीसी में ही रखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। हालांकि हिंदी में आपको इस तरह का मिलेगा, पूर्ण विराम जो बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में फुल स्टॉप ही एकमात्र पूर्ण विराम होता है। तो अब इसके लिए उदाहरण देता हूं मैं। रोहित
कार्य करता है। ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाने के लिए सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, यानी कि कार्य करने वाला। और कार्य करने वाला कौन है? हमारा है रोहित, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है कार्य जो हो रहा है, और कार्य किसका है? तुम्हारा, यानी कि ये पूरा ही एक ऑब्जेक्ट है। और ये जो है करना, ये हमारी है वर्ब। अब इसको हम ऐसे बनाते हैं, रोहित। और किसी भी सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहला वाक्य और पहले वाक्य के पहले शब्द का पहला जो सबसे बड़ा शब्द था उसे सबसे बड़े में लिखते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखते हैं, रोहित। और हमारा अब आएगी वर्ब। वर्ब क्या हमारी? करना। करना की स्पेलिंग है डू, और डू के हिसाब से ऐसे इस लगेगी क्योंकि रोहित हमारा एक वचन है। रोहित डज। अब आती है तुम्हारा कार्य, योर वर्क। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। बहुत सिंपल है। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा बदलाव करके लिखें, जैसे रोहित तुम्हारा कार्य समय पर करता है। थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन ये जो शब्द है ये थोड़ा सा घुमाएगा आपको कि इसका प्रयोग कहाँ करना है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ईटीसी में समय हमेशा आएगा, ना कि वो आगे आएगा ना ही पीछे आएगा, वो हमेशा ईटीसी में ही जाएगा। जैसे रोहित डज योर वर्क। समय पर के लिए लगाएंगे हमेशा एट टाइम। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट है। और इसी में अभी मैं आपको दो चीज़ें और बताऊंगा मुख्यतः, जो एफर्मेटिव में ही आती हैं, जहां आप थोड़ा सा घूम सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक तीसरा सेंटेंस बता रहा हूँ, तो उसमें है कि हम बहुवचन वाले शब्दों को लेकर चलेंगे। जैसे बहुवचन वाले कौन से होते हैं? यानी कि ऐसे ऐसे शब्द जिनमें एक व्यक्ति से ज़्यादा सब्जेक्ट हों। जैसे वे कार्य करते हैं, वे घूमते हैं, हम खेलते हैं। ये सभी वाक्य बहुवचन से शुरू होते हैं, यानी कि इस कार्य को करने वाले जो लोग हैं वो सभी एक से ज़्यादा हैं, और जो भी एक से ज़्यादा होगा वो बहुवचन में ही जाएगा। जैसे हम स्कूल जाते हैं। ठीक। अब इसमें बहुवचन क्या है? हम। अब ये बहुवचन है हम, तो इसकी सबसे पहले स्पेलिंग लिखेंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट भी है। अब इसकी स्पेलिंग होती है वी, और वी को सबसे पहले बनाने में डब्लू बड़ा बनेगा क्योंकि ये वाक्य हमारा शुरू हो रहा है वी। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वी के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें एस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक वचन के साथ लगता है, ना कि बहुवचन के साथ। तो वी के साथ जो वर्ब लगेगी वो हमारी है जाना, और जाने की स्पेलिंग होती है गो। अब स्कूल को जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि को लिखा हुआ होगा, लेकिन अगर जा रहे हैं कहीं को तो हमेशा टू लगाएंगे, गो टू स्कूल। ये हमारा वाक्य कंप्लीट है। अब आते हैं हम चौथे सेंटेंस पर। अगर हम इसी में थोड़ा सा बदलाव करें, जैसे हम स्कूल तुम्हारे साथ
जाते हैं। अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट बदल गया है, ठीक है ना। अब जैसे ऑब्जेक्ट क्या बदला देखो, वी गो टू स्कूल। अब ये हमारा यही वाला सेंटेंस हो गया, लेकिन अब हम ये जो वर्ड है हमारा, ये हमें घुमा रहा है कि अब हम इसे कहाँ रखें। तो ये हमेशा ईटीसी में ही जाएगा, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट है स्कूल। अब स्कूल के बाद हमें जाना है, तो इसमें लगाएंगे विद, यानी कि साथ की स्पेलिंग। और तुम्हारे की हमेशा यू लगेगी, चाहे किसी भी जगह लिख दें, ना कि योर मत लगाइएगा, नहीं तो वाक्य हमारा पूरी तरह गलत हो जाएगा। और अंत में फुल स्टॉप। तो ये 4 वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको 2-3 वाक्य और ऐसे दे रहा हूँ जिनसे ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे गीता अपना कार्य मेरी बहन के साथ पूरा करती है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि सेंटेंस कितना लंबा है, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं है, सीक्वेंस थोड़ा सा लंबा है, बनाना आसान है। जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है, अब इसमें सब्जेक्ट होता है कार्य करने वाला। हाँ तो बच्चों, अब इसको, इस वाक्य को बनाते समय हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि इस कार्य को पूरा करना, एक वर्ड होता है जैसे कंप्लीट है, इसमें एस लगाएं या एस लगाएं, या इसको कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है एस लगाएंगे, ई एस नहीं लगा सकते, क्योंकि इस वाक्य के जो शब्द हैं कंप्लीट है, इसके पीछे ऑलरेडी एक ई पहले ही जुड़ा हुआ है, इसलिए कंप्लीट से लगाएंगे। जैसे गीता कंप्लीट्स, अब कार्य करते हैं अपना कार्य, कंप्लीट्स हर वर्क, लड़की है तो हर लगेगी, और अगर लड़का है कार्य करने वाला तो हिज लगेगा, हर वर्क विद। अब इसमें जो है एक शब्द है मेरी बहन, अब इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया कि ये शब्द किसके लिए बोला गया है। अब हो सकता है कि ये कहने वाला कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, तो उस हिसाब से इसमें माई सिस्टर लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ एक शब्द होता मेरी की जगह उसकी या उसका, तो उस हिसाब से हिज लगाते। ठीक है, अगर उसकी होता या दिया लड़की के पर्पज से बनाना है, तो इस माई की जगह लगाएंगे हर। ठीक, हर सिस्टर। अब आपको दूसरा सेंटेंस बताता हूं। सागर अपने मित्रों के साथ खेलता है। बहुत ही सिंपल वाक्य है, सागर अपने मित्रों के साथ खेलता है। तो इसमें कार्य करने वाला कौन है, सागर। सागर जो कि एक लड़का है, ये वो वाला सागर मत समझ लेना, ओशियन जो होता है, ये एक लड़का है। सागर क्या करता है,
खेलता है, यानी कि हमारी इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी प्ले। और प्ले की स्पेलिंग में एस या एस लगाएंगे क्योंकि सागर एक वचन है जबकि उसके मित्र बहुत हैं। इसमें कोई ये नहीं बताया गया कि उसके 2 मित्र हैं, 4 मित्र हैं, अनेक मित्र हो सकते हैं। सागर प्लेस विद हिज FRIENDS, क्योंकि फ्रेंड्स उसके बहुवचन हैं इसलिए फ्रेंड्स। और हिज लगाएंगे किसी भी लड़का के हिसाब से, यानी कि अगर वह मेल और फीमेल के हिसाब से लगाते हैं, अगर मेल है तो हिज लगाएंगे और अगर फीमेल है तो हर लगाएंगे, क्योंकि अपना की जो वर्ड मीनिंग है वो दोनों के लिए अलग अलग है, ना कि एक जैसी। ठीक है, तो अब मैं आपको यहीं पर एक नेगेटिव वाक्य और बता रहा हूं, यानी कि इसी का दूसरा टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा टाइप। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं तथा बीच में नहीं शब्द आता है। ऐसे वाक्य हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आता है, लेकिन तो ये नेगेटिव वाक्य हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं तथा बीच में नहीं शब्द आता है, जो वाक्य को नहीं होता हुआ दर्शाता है, तो उनके लिए एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस, अब यहाँ लगाएंगे हम सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और अंत में फुल स्टॉप। तो बच्चों इसमें जो डू या डज का प्रयोग होते हैं वो एक वचन और बहुवचन के हिसाब से करते हैं। जैसे यहीं पर बता रहा हूँ कि सिंगुलर के साथ लगाते हैं डच, और अगर प्लूरल के साथ लगाना हो तो डू। ठीक, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है नेगेटिव की। जैसे एक उदाहरण है, तुम्हारा मित्र अपना कार्य नहीं करता है, यानी कि कार्य नहीं करता है। तो अब ये जो शब्द है कार्य को नहीं होता हुआ दर्शा रहा है, यानी कि हमारे देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने में जो मैंने आपको बताया है डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। कि जैसे हमारे इसमें सब्जेक्ट है तुम्हारा मित्र, जो अपना कार्य नहीं करता है। अब जैसे तुम्हारा मित्र की लगाएंगे योर, फ्रेंड हमारा एक वचन है लेकिन तुम्हारा है, और जहाँ भी तुम्हारे से जुड़ा हुआ कोई शब्द हो, यानी कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, वो हमेशा योर के साथ जुड़ेगा और वह बहुवचन में ही गिना जाएगा। योर फ्रेंड डू नॉट। अब यहाँ हम घूम गए क्योंकि एक ही वाक्य में हमारे 2 डू कैसे आ सकते हैं।
कार्य नहीं करता है, यानी कि करता है, ये भी तो एक डू है। और जो हमने इसकी पहचान में बताई है कि ये जो शब्द हैं डू या डज, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में हमने बताया कि डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब योर फ्रेंड हमारा हो गया बहुवचन में, तो इसके साथ डू ऑलरेडी एक आ चुका है, तो अब इसके साथ हम क्या लगाएं, या तो दोबारा से डू लगाएं या कुछ और लगाएं। तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि दोबारा डू ना लगाने की जगह हमें दूसरी स्पेलिंग मिल रही है तो हमें वो पहले लगानी चाहिए। जैसे डू नॉट कंप्लीट, या फिर से डू लगा सकते हैं। अपना कार्य लिख रहा है ना, तो तुम्हारा मित्र, यानी कि ये एक मेल फ्रेंड है, यानी कि पुरुष मित्र है, तो अपना कार्य के लिए यहाँ योर नहीं लगाएंगे इस बार, जैसे यहाँ योर फ्रेंड लगाया, उसके लिए लगाएंगे हिज वर्क। आ गया समझ में? फिर से एक बार बताता हूँ इसको। जैसे योर फ्रेंड है, ये आपका हमारा एक ऐसा है जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो कार्य कर रहा है, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट, अपना कार्य, ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारी वर्ब है। तो सिंपल सा एक तरीका है कि योर फ्रेंड जो हमारा कार्य कर रहा है मित्र, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे योर फ्रेंड। अब यहाँ हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, इन्हें हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। एस या एस एक अलग चीज़ है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है, लेकिन डू या डज, इज एम आर, वाज वर, ये जो भी चीज़ें हैं ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब में आती हैं। तो डू नॉट लगाएंगे क्योंकि ये हमारा नहीं में नेगेटिव वाक्य है, डू नॉट। अब यहाँ हम कंप्लीट भी लगा सकते हैं या फिर से डू भी लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं कि अध्यापक आज, अध्यापक तुम्हें नहीं पीटते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताएं कि जो भी अध्यापक आते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति का एक ऐसा पद जो गरिमा से ऊपर का होता है, यानी कि उसके खुद की पोजीशन एक ऐसी होती है जिसमें हमको लगेगा कि ये एक बहुवचन है, लेकिन वो एक सिंगुलर होता है, यानी कि एक वचन होता है। जैसे आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ कि आप अपने पिताजी को बोलते हैं कि हमारे पापा यह कार्य करते हैं, तो उससे क्या आपके पापा ज़्यादा हो जाएंगे? एक ही रहेंगे ना, लेकिन वो एक सम्मानित पद है। तो इस वजह से हम उनके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जहाँ हमको ये महसूस हो कि ये हमारे बहुवचन में हैं, लेकिन वो एक वचन में ही गिने जाएंगे। जैसे अध्यापक हमारा कार्य करने वाला है, यानी कि एक सब्जेक्ट है, तो अध्यापक की स्पेलिंग होती है टीचर, टीचर। अब यहाँ हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में हमारी डू या डज आएगी, और टीचर हमारा एक वचन है तो हम लगाएंगे डज, ठीक। टीचर डज, और डज के साथ लगाएंगे नॉट, क्योंकि हमने अध्यापक को एक वचन में माना है, इसलिए डज लगाएंगे। अगर ये डू लगाने हैं तो अध्यापक हमारे बहुवचन में हो जाएंगे। टीचर डज नॉट। अब पीटने की स्पेलिंग है बीट, बीट, ठीक। और पीट किसको रहे? तुम्हें, तुम्हें जब हम ऑब्जेक्ट में जाकर लिखेंगे तो उसको लिखेंगे यू, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, जिसमें एक उदाहरण और देता हूँ फिर मैं आपको कि सीता
रामायण नहीं पढ़ती है। ये भी हमारा एक नेगेटिव वाक्य है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की पहचान की। आपको लोगों को पता ही चल गया होगा कि सीता है। SITAB लिख सकते हैं और SEETAB लिख सकते हैं, दोनों का वर्ड मीनिंग सेम ही जाएगा। सीता सी है और एक वचन है तो यहाँ लगाएंगे डज। नोट, पढ़ने की स्पेलिंग है रीड, और रीड तीनों ही फॉर्म में रीड 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 होती है। रीड। अब यहाँ रामायण है। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि एक ऐसा वर्ड है, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ हम इसकी वर्ड मीनिंग हमेशा, वर्ड मीनिंग लिखते समय हमेशा पहला जो शब्द लिखेंगे हम वो बड़ा लिखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जैसे किसी शहर का नाम हो या किसी जो एकदम शाश्वत हो, तो उसका जो वर्ड मीनिंग का पहला जो वर्ड लिखेंगे वो हम बड़ा लिखेंगे। जैसे किसी का नाम लिखते हैं तो उसमें एस बड़ा लिखेंगे ना, अगर चाहिए बीच में आता तब भी इसका एस बड़ा ही लिखते, तो इसलिए रामायण में आर बड़ा लिखेंगे। रामायण। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। तो बच्चों आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही है, और पढ़ते रहिए। और मैं आप लोगों को अभी 3 सेंटेंस और ऐसे देता हूँ जो आपको बनाने हैं, तो उनका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपने कैसे बनाए हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा जो हमें घर से बनाने हैं। राजू समय पर मेरा कार्य करता है। पहला। अब आता है दूसरा। मेरी बहन स्कूल जाती है। तीसरा। रेखा अपना कार्य समय पर पूरा करती है। अब आते हैं हमारे नेगेटिव। ये तो है हमारे पॉजिटिव। अब आते हैं नेगेटिव। 3 सेंटेंस जो नेगेटिव हैं। पहला। अध्यापक समय पर स्कूल नहीं आते हैं। दूसरा। विजय खाना नहीं पकाता है। अब यहाँ आप लोगों को एक वर्ड मिला है पकाता है। अब ये जो पकाता है या फिर खाना नहीं बनाता है, बनाना और पकाना दोनों का ही वर्ड मीनिंग सेम है। ठीक। अब आते हैं तीसरा। मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेलता है। तो प्यारे बच्चों, इन सेंटेंस को मैं कल
आप लोगों से बनवाऊंगा, या फिर आप ही इन्हें बनाकर कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर दें। तो बच्चों इन 6 के 6 सेंटेंसेस का जो एफर्मेटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं, 3 एफर्मेटिव हैं, तो तीनों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिनका मैं बेसब्री से कमेंट बॉक्स में ही इनका जवाब दे दूंगा, और सभी बच्चों के लिए, ताकि सभी बच्चों को आसानी हो। कल सबसे पहले क्लास में इन 6 के 6 वाक्यों को बनाकर बताऊंगा कि ये कैसे बनेंगे, क्या गलती हो सकती है, क्या नहीं हो सकती हैं, जिनको मैं सभी के सामने बताऊंगा। धन्यवाद।